Okay, then let's start with the ray optics now. टॉपिक बच्चों, ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोथ बोर्ड्स में भी इसमें से कम मतलब यूं समझ लो 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, और मेंस में भी इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट जब रिफ्लेक्शन सिलेबस में था तो रिफ्लेक्शन मिला के तो 2 से 3 क्वेश्चन भी कई बार आए हुए हैं, ठीक है जी। तो इसलिए जब पहले 30 क्वेश्चन आते थे खैर मेंस में, अभी 25 हो गए हैं, तो हम मान के चलेंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्रैक्शन फर्स्ट। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन में द मेन थिंग इज इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। एक बार रिवाइज करके आए हो रिफ्रैक्शन को? यस सर, पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था, अच्छी बात है। ठीक है अभिनव, तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द मीडियम चेंजेस, ठीक है जी। और ये होता क्यों है? जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट बेंड क्यों करती है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, राइट। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज कर जाती है ना। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है c अपॉन म्यू, है ना। तो स्पीड क्योंकि है, हाँ स्पीड वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई, c अपॉन म्यू हो गई। c जो है वो वैक्यूम में स्पीड है, म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू हर डिफरेंट होगा हर मीडियम का, तो हर मीडियम में v जो है वो चेंज होगी। अब स्पीड बदल गई तो अपना रास्ता वो बदल लेगी, है ना। ये हमने रास्ता बदलेगी क्यों, वो हमने वेव ऑप्टिक्स में किया था हाइगन्स प्रिंसिपल से, है ना। याद आया कि वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों करती है और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों करती है ना, जब हमने वेव फ्रंट से इसको समझा था, है ना। तो उस टाइम पे हमने, सर वो जो डेरिवेशन थी वो। यस 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 बिल्कुल, जो डेरिवेशन थी, है ना, जब हम देखा था कि वेव ऐसे आ रही है ना, तो यहां से जब मुड़ेगी तो ये वेव फ्रंट होता था, है ना। तो इस पॉइंट को ले लो, मान लो ए से बी तक रास्ता उसने एयर में तय किया। उसी टाइम पे जो ये ए डैश से बी डैश तक जो रास्ता है वो उसने मीडियम में तय करना है। अब मीडियम में स्पीड कम है तो रास्ता भी छोटा तय होगा, इसलिए वो ऐसे हो जाता है। तो इसलिए अब ये इसलिए बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाती है, रास्ता छोटा होने की वजह से। रास्ता छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम क्यों हो रही है? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी क्या है कि मीडियम चेंज हुआ जिसकी वजह से स्पीड चेंज हुई, स्पीड कम हुई, स्पीड कम हुआ तो रास्ता छोटा होना पड़ेगा, रास्ता छोटा है तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए रे जो है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई डेंसर की तरफ क्यों मुड़ती, और अगर उल्टा होगा डेंसर से रेयरर की तरफ तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों मुड़ती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ेगी तो रास्ता लंबा होगा, तो रास्ता अगर लंबा होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है जी। चलो, तो ये तो हमें पता लग गया कि भाई रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज हो रही है जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है। अब हमें देखना है इससे रिलेटेड 2 लॉज हैं, मतलब स्नेल्स लॉज हैं, जो कि उसके 2 लॉ हैं। एक तो लॉ वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड द सेकंड लॉ, फर्स्ट तो वही हो गया सेम प्लेन वाला, है ना। और सेकंड लॉ क्या था? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। राइट। तो यहां से ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका म्यू वन है, इसका म्यू टू है। तो मीडियम वन का समान एक साइड में रखेंगे, मीडियम टू का समान दूसरी साइड में रखेंगे इक्वल टू के। तो ये रहा इक्वल टू। इसकी लेफ्ट साइड में हम मीडियम वन का सामान रखेंगे, राइट साइड में मीडियम टू का सामान रखेंगे। मीडियम वन में कौन कौन है? एक तो म्यू वन है
और एक एंगल आई है, तो μ1 इंटू साइन आई। और मीडियम 2 में कौन कौन है, μ2 और r, तो μ2 इंटू साइन r। तो मेरे पास ये स्नेल्स लॉ बन गया, विच इज साइन आई बाय साइन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ठीक है, ये कंफ्यूज मत कर देना, बच्चे इधर गलती कर जाते हैं, इधर μ1 बाय μ2 लगा देते हैं और क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये झोल आपको नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, एक अगली जो टर्म है वो है कि भाई नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल इंसिडेंस। और जब लाइट स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे फॉल करती है किसी भी मीडियम में, जब 90 डिग्री के एंगल पे फॉल करती है, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है भाई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, ये मतलब है उसका। A ray of light is incident normally, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। जी सर। जी सर। नहीं सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। यस, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। कौन बोला ये, मानव। यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है रे। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है सरफेस के नॉर्मल है। किसके नॉर्मल है, सरफेस के नॉर्मल। ये सरफेस है, उसके नॉर्मल गिरेगी लाइट। ठीक है, तो नॉर्मल, ये नॉर्मल भी यही है, तो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 0 ही 0। होगा, और लाइट ऐसे ही पास कर जाएगी आगे। ठीक है जी, ये जरा ध्यान रखना। नॉर्मल इंसिडेंस में बच्चे क्या कर देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 ले लिया, अरे भाई ये तो नहीं हो सकता, 90 नहीं है, 0 है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान रखना, खड्डा है ये, गिरना नहीं इधर। ठीक है, ओके। और कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या, हवा का तो पता है, वही वैक्यूम का होता है। क्या, 1 1। और म्यू ऑफ वाटर कितना होता है, 4/3। 4/3। म्यू ऑफ ग्लास कितना होता है, 3/2। 3/2। इसको चिपका लो दिमाग में। ठीक है जी, ये तीनों आपके याद होने चाहिए। अच्छा, जरा 1 मिनट रुको। तो अब इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो है शिफ्ट का, है ना। लेटरल शिफ्ट वगैरह, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट हाइट वगैरह, तो उन सब की चीजों, एपरेंट हाइट और एपरेंट डेप्थ, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, वो पंछी और मछली वाला क्वेश्चन याद है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जरा बताएंगे क्या, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ का मतलब ये पानी है, इधर कोई लिक्विड है और इधर एक सिक्का पड़ा है। एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी या कम होगी एक्चुअल डेप्थ से, ये एक्चुअल कम होगी, बिल्कुल कम सही होगी बात सर। है, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मूला क्या है, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव। और म्यू रिलेटिव क्या होता है, सर म्यू ऑफ इंसिडेंट मीडियम अपॉन म्यू ऑफ म्यू ऑफ, करेक्ट, म्यू ऑफ इंसिडेंट मीडियम अपॉन म्यू ऑफ रिफ्लेक्टेड। अपॉन म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम, बिल्कुल सही बात, गुड।
म्यू ऑफ इंसिडेंट मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम। अब इंसिडेंट मीडियम, सर इंसिडेंट मीडियम तो ये वाला है। नहीं नहीं भाई, इंसिडेंट मीडियम ये वाला है, जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है वो इंसिडेंट मीडियम होता है। यहां से लाइट जो है वो इंसिडेंट होगी, ऐसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, और अपने को लगेगा लाइट इधर से आ रही है, तो ये उसकी एपरेंट डेप्थ हो जाएगी डी डैश। ठीक है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेंड हो जाएगी, उतनी कम हाइट डेप्थ अपने को दिखेगी। ठीक है ना। और ऐसे ही एपरेंट हाइट जो है, फॉर्मूला उसका भी यही है, लेकिन एपरेंट हाइट, हाइट में वो ऊपर वाला इंसिडेंट मीडियम बन गया है ना। बिल्कुल सही बात। ये है हवा, और इधर अब ये जो है दिस इज एक्चुअल हाइट, है ना। इसको चलो डी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेम ले लेंगे, है ना। तो इसका जो इंसिडेंट मीडियम है ऊपर वाला है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट मीडियम होता है। तो लाइट इधर से चली, अब बेंड किधर होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसा लगेगा कि पीछे से यहां से आ रही है, तो ये ज्यादा अपीयर होगी डी डैश। तो फॉर्मूला अभी भी वही है, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव, लेकिन क्योंकि म्यू रिलेटिव क्या है, म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट ये वाला है एयर, और ये पानी है सपोज, तो इंसिडेंट वाला कम है, म्यू इंसिडेंट इज लेस देन म्यू रिफ्रैक्टेड वाला। तो ये जो म्यू रिलेटिव है दिस विल बी लेस देन 1। क्या होगा, ये कम होगा। जैसे सपोज 1/2, म्यू रिफ्रैक्टेड है सपोज 2 लेट्स से। ठीक है, चलो वाटर है तो 1.5 है, 1/1.5, और ये 1 है, तो 1 से कम आ गई वैल्यू, तो डी डैश विल बी ग्रेटर देन डी। इस केस में डी डैश विल बी लेस देन डी, है ना। यस सर। ठीक है जी। और एप्रेंट अगर ग्लास स्लैब रख दें तो शिफ्ट हो जाती हैं चीजें। मान लो अ, अरे भाई, अगर ग्लास स्लैब रखा है हमने इधर, ठीक है, तो और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पड़ा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो रे ऑफ लाइट जो है इधर से चली, इधर इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, दोबारा फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। तो जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा ऑब्जेक्ट इधर से इधर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इमेज बन रही है उसकी। तो ये जो शिफ्ट है, दिस इज द शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट। इसका फॉर्मूला तो डी 1 माइनस 1 बाय म्यू। बिल्कुल सही, d इंटू 1 - 1/म्यू। ठीक है, तो ये है एपरेंट शिफ्ट। ठीक है, और जो हमने पहले की एपरेंट डेप्थ में भी शिफ्ट निकालना है वही है, d डैश माइनस डी, दैट विल बी एपरेंट शिफ्ट। इसमें भी d डैश माइनस डी है ना, ये फाइनल d डैश है लेट्स से, और ये d डैश है, सेम ही है ना फॉर्मूला तो। ये d है, इन दोनों को माइनस करेंगे शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, यस। चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं।
मानव नहीं, डेरिवेशन नहीं है यार, ये तो सिंगल स्टेप ही है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे डी ले रखा है, ये वाला डी, ये वाला डी नहीं है, डी इज ये स्लैब की विड्थ, या तो यहाँ पे टी कर देते हैं, चलो तुम लोग डी लिख लो इसको, डी से अगर याद किया हुआ है तो डी कर लो, दिस इज एक्चुअली डी, और ये सपोज टी है एंड दिस इज टी डैश, है ना, तो ऐसे कर सकते हैं, या इसको टी ले लो, मतलब सिंबल्स यू शुड बी, मतलब कंसेप्ट शुड बी क्लियर। यहाँ पे जो डी लेना है दैट इज स्लैब की विड्थ, ठीक है, तो इसकी Yes, sir. डेरिवेशन, हाँ डेरिवेशन कुछ नहीं है, इट इज सिंपली सिंगल स्टेप प्रोसेस। हमें ये टोटल टी तो एक्चुअल डिस्टेंस है, उसमें से एपरेंट डिस्टेंस, वही एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला है, विच इज व्हाट, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला डी बाय म्यू, राइट मानव? Yes, sir. D by mu. ठीक है, तो इसके कारण डी बाय म्यू आ जाएगा, ये तो जो भी है डिस्टेंस एक्स है, ये मान लो, है ना, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, एक्स प्लस डी है, एक्चुअल Yes, डिस्टेंस, sir. है ना, और Yes, sir. जो एपरेंट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस डी बाय म्यू होगा, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो डी माइनस डी बाय म्यू आ जाएगा, D विच by इज mu डी हो इंटू जाएगा। 1 माइनस ठीक है डी बाय, सर। तो ये है सिंपल। Okay. ओके, लेट मी एक मिनट क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को, इससे रिलेटेड प्रीवियस ढूंढते हैं। क्वेश्चन आया तो था, एक वो मल्टीपल स्लैब्स वाला था ना क्वेश्चन, वो आया हुआ है पिछले साल ना, पिछले सालों में, वो कहाँ है, हाँ। Just a second. बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक बार, उसमें 3 थी स्लैब्स, तो इसमें आपको एपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है। मेंस में आया था, फाइंड द एपरेंट डेप्थ,
करेक्ट शुभ। करेक्ट बबलीन। करेक्ट वंशिका। करेक्ट दिग्गज। करेक्ट नवयूष। नहीं सुरभि। सुरभि म्यू रिलेटिव में ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव वाला मीडियम जो है उसका म्यू कितना है? हर्षिता यू अगेन डिड द सेम मिस्टेक। म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम 1 नहीं है। राइट मानव। सुरभि है ना हर्षिता, पता लगा? नहीं सुखमन। इसमें देखो दोनों मीडियम्स को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करो, है ना। पहले हम मीडियम, लेट्स से दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज लेट्स से मीडियम 2। हम मीडियम 1 की अलग से एपरेंट डेप्थ निकाल लेंगे, मीडियम 2 के कारण अलग से एपरेंट डेप्थ निकाल लेंगे और दोनों डेप्थ्स को एपरेंट डेप्थ्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ ड्यू टू मीडियम 1, एपरेंट डेप्थ ड्यू टू मीडियम 1 कितनी होगी? सिर्फ मीडियम 1 के लिए देखना है, तो d1 लेट्स से इज इक्वल टू d1 डैश मतलब इज इक्वल टू d1 अपॉन म्यू रिलेटिव। मतलब d1 कितना है 15 डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव इज म्यू इंसिडेंट, इंसिडेंट मीडियम इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टेड मीडियम जहां पे ऑब्जर्वर है वहां पे रिफ्रैक्टेड मीडियम होगा। वो ऑब्जर्वर खड़ा कहां से देख रहा है? रिफ्रैक्शन जहां मतलब जहां पे ऑब्जर्वर है उधर रिफ्रैक्शन होगा, है ना, तो उसका 1.8 है, तो आएगा 15 इंटू 18/15, तो इसके कारण आ गया 18 सेंटीमीटर d1 डैश। समझ में आ रही है? और दूसरे के कारण कितना आएगा? apparent depth due to
सेकंड मीडियम, वो आएगा d2 डैश इज इक्वल टू d2 बाय म्यू रिलेटिव। अब म्यू रिलेटिव में d2 तो अपने को पता है 20 है ना, म्यू रिलेटिव वही 1, इसका कितना है म्यू रिलेटिव 2 डिवाइडेड बाय 1.8, मतलब दैट इज 220 इंटू 18/20, तो ये भी कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली मीडियम 1 के कारण बढ़ रही है एपरेंट डेप्थ और मीडियम 2 के कारण कम हो रही है। टोटल एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, इज 18 प्लस 18 36 सेंटीमीटर। गॉट इट? सर मतलब ऑब्जेक्ट मीडियम से कितना दूर है इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा शिफ्ट? करता तो है, डी डैश लेते तो हैं, डी लेते तो हैं। जैसे सर आपने मेरे को वो डेरिवेशन बताई थी उसमें x काट दिया था ना, x ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, हाँ, है ना सर? हाँ। वो तो मीडियम से, वो तो मीडियम में नहीं था ना, जिसके कारण शिफ्ट हो रहा था उसमें देखो, उसमें क्या अंतर था, इसमें और इसमें और उसमें क्या, दोनों केसेस में क्या फर्क है। उसमें स्लैब एक बीच में रास्ता रोकने आई थी, ऑब्जेक्ट जो था वो भी हवा में था, ऑब्जर्वर जो था वो भी हवा में था, हाँ कि ना। यस सर। इसमें इस स्लैब के कारण एक शिफ्ट पैदा की, लेकिन इसमें क्या हो रहा है अभी इस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट जो है वो लेट्स से यहाँ पे पानी में है और ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे एयर में है, ठीक है। तो सारा यहाँ पे शिफ्ट किसके कारण आ रहा है, वाटर के कारण आ रहा है। यहाँ पे शिफ्ट किसके कारण आ रहा था, ग्लास के कारण आ रहा था। तो शिफ्ट ठीक है किस, सर। यहाँ पे शिफ्ट हवा के कारण नहीं आएगा, इधर शिफ्ट हवा के कारण नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमने एक्स डिस्टेंस लिया था वो दोनों साइड में इसीलिए कट गया था, क्योंकि ऑब्जर्वर भी भाई हवा में ही है, तो अगर ऑब्जेक्ट भी हवा में होगा तो उसके कारण तो शिफ्ट नहीं आने वाला ना। यस सर। ठीक है, तो शिफ्ट सिर्फ दूसरे मीडियम के कारण आ रहा है, यहाँ पे भी शिफ्ट सिर्फ दूसरे मीडियम के कारण आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तो एक्स है कटने के लिए, इधर है ही नहीं, इसमें नहीं है एक्स। ठीक है। यस। ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, ये क्वेश्चन भी आया था। यहाँ पे फाइंड करना है हमें, फाइंड दी एंगल थीटा so that the ray of light just misses to enter region 4। ये भी मेंस में आया था। करेक्ट रूबल, करेक्ट दिग्गज, करेक्ट हर्षिता,
करेक्ट चमन। हाँ दिग्गज, शॉर्टकट सही करना है। करेक्ट सुरभि। जो मैंने क्लास में शॉर्टकट बताया था, याद है? हाँ जी सर, वो जो जिसका पूछा वो उन दोनों के रिस्पेक्ट में ले लो। बस 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 उसी शॉर्टकट से करना है। ये बोर्ड में नहीं आता? बोर्ड में आ सकता है, लेकिन बोर्ड में आएगा कोई बात नहीं, आप लोग लगा लो एक एक करके मीडियम में ना, 3 मीडियम है, मतलब 3 इंटरफेस है, तीनों में लगा दो। अलग अलग लगाना पड़ेगा उसमें? हाँ यार, उसमें अलग अलग लगाना पड़ेगा। मतलब बस टर्म्स कैंसिल ही करनी पड़ेंगी ना बस। हाँ हाँ, बस कैंसिल हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई करते रहोगे हर एक को, तो कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। ओके। सुरभि शुभ करेक्ट। यशिका नव्यूष करेक्ट। बाकी अरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे बाकी? दिवांशी आंसर। हरसिमरन, हिमांशु, जसविंदर, लवजीत, माधव, संजना, सिमरन, वंशिका करेक्ट। देखो इसमें हमें फर्क नहीं पड़ता कि रीजन 2 और रीजन 3 में क्या हो रहा है, ठीक है? रे रीजन 2 रीजन 3 में जैसे मर्जी, जिधर मर्जी धक्के खाए, अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपने को ये मतलब है कि रीजन 4 में एंटर नहीं करनी चाहिए। अगर वो जस्ट मिस कर रही है तो दैट मीन्स इधर से जैसे मर्जी मैं लेके जाऊं, यहां पे जैसे ही पहुंचेगी रे इधर, तो वो जस्ट मिस करेगी, मतलब ऐसे निकलेगी, ठीक है जी? तो दैट वुड मीन कि यहाँ पे रीजन 4 में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, हाँ कि ना? ठीक है। तो अब आइडियली क्या होगा, आपको बोर्ड्स में क्या करना है, अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले रीजन 1 रीजन 2 में लगाएंगे, फिर रीजन 2 रीजन 3 में लगाएंगे, फिर रीजन 4 रीजन 3 और रीजन 4 में लगाएंगे। 3 इक्वेशंस बनेंगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मेंस में आप लोग सीधा 1 एंड 4 में लगा सकते हैं, राइट? ऐसा क्यों है, देखो मैं तुम लोगों को दोनों मेथड से करके बता देता हूं। तो मेथड 1 किसके लिए? बोर्ड्स के लिए। उसमें आपको क्या करना है, रीजन 1 एंड 2 में लगाएंगे पहले। अब 1 एंड 2 में क्या है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो एन नॉट मतलब म्यू नॉट एन नॉट इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एन नॉट बाय 2 इंटू साइन ऑफ, लेट्स से यहाँ पे एंगल बन रहा है R1, कुछ भी ले लो, रीजन 2 में एंगल बन रहा है R1, ठीक है?
अब लगाएंगे रीजन 2 एंड रीजन 3 में। अब रीजन 2 और रीजन 3 में जब हम लगाएंगे, यहाँ पे ना इधर अगर रे बनाते हैं, मान लो रे ऐसे गई, तो जो एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वही एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। क्या ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम होंगे? अगर ये R1 है तो ये भी R1 होगा। सही कह रहा हूं मैं? ठीक है, अरे हाँ के ना? तो एक बार रिपीट करना, आपने क्या कहा? मैंने बोला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे है ये वाला, है ना, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे इंटरफेस पे बन जाएगा, क्योंकि कौन से एंगल चाहिए? तो अल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट वाले एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। सेम होंगे फिर। ठीक है, तो रीजन 2 पे हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R1 लिया है, तो रीजन 2 और रीजन 3 में का जो इंटरफेस है वहां पे R1 जो है वो इंसिडेंट एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो 2 एंड 3 पे लगाओ जरा, 2 एंड 3 पे बोलो क्या आएगा। 2 वाली साइड में क्या आएगा? N0/2 इंटू साइन ऑफ कितना एंगल? R1 R1, बिल्कुल सही। और रीजन 3 में क्या है? N0/6 और साइन ऑफ एंगल यहाँ पे मान लो R2 है R2 ना। लेट्स से इधर जो एंगल बन रहा है वो R2 बन रहा है। अब जो एंगल इधर R2 है वो यहाँ पे एंगल R2 होगा, इंसिडेंट वही होगा। इसको जरा ऐसे एक्सटेंड करो, यहाँ पे फोटो ना, मान लो यहाँ पे बना लेते हैं हम, वही सेम। तो इधर R2 और इधर R2 ऐसा बन जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो अगले इंटरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो ये चीज, ठीक है, नहीं तो फायदा क्या हुआ। अच्छा, 3 और 4 में लगा रहे हैं। अब 3 में एंगल ऑफ इंसिडेंस, 3 वाली साइड बोलो स्नेल्स लॉ की। N0/6 साइन एन ऑफ साइन ऑफ R/2 R2 और इधर ठीक है। N0/r N0/R साइन ऑफ R3 साइन ऑफ R3 R3 देखो कितना है? 90 डिग्री है, 90 मतलब 1 आ डिग्री। गया। यहाँ पे 90 डिग्री ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, तीनों इक्वेशंस को कंपेयर मार लो या मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म इससे कट जाएगी, ये टर्म इससे कट जाएगी। मल्टीप्लाई कर दो तीनों को इक्वेशंस को, तो ये टर्म इससे कट रही है, ये वाली टर्म इससे कट रही है, बचेगा क्या? therefore n0 sin theta is equal to n0/8 sin 90। n0 उड़ेगा तो मतलब sin theta is equal to 1/8। खत्म, आंसर आ गया बी। समझ गए? जेई मेंस में आपको क्या करना है, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग 1 और 8 में सीधा लगा दो। जब 1 और 8 में लगाएंगे तो इंसिडेंट में क्या बनेगा, ये, और रिफ्रैक्टेड साइड में क्या बनेगा, इधर वाला। दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 4, सीधा लगा दो रीजन 1 एंड 4 में, हो गया काम खत्म। अरे चमक गया। यस सर। ठीक है, बढ़िया। एक और क्वेश्चन मानव जो तुम पूछ रहे थे ना, उस तरह का एक क्वेश्चन है, लेट्स डू दैट। अब आपको ये बताना है कि कितना शिफ्ट हुआ।
P पॉइंट से कितना शिफ्ट हो जाएगी इमेज? 0.9। राइट। मानव ने दिया आंसर, है ना? यस सर। अब मानव डिफरेंस क्लियर हो गया ना? यस सर हो गया। अभिनव का हो गया, ठीक है। बाकी आंसर्स भेज दो एक बार, कितना शिफ्ट आ रहा है तुम लोगों का? हर्षिता एंड सुरभि, ठीक है, आ गया तुम लोगों का भी। शुभ, दिग्गज, सिमरन, हिमांशु, राइट। ठीक है नवयूष, राइट। रुबल, ओके। द थिंग हियर टू नोटिस इज दैट क्योंकि ऑब्जर्वर भी एयर में है और ऑब्जेक्ट भी एयर में है, तो जो भी रास्ते में एयर वाला डिस्टेंस आएगा उसके कारण शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है? उसके कारण शिफ्ट नहीं होगा। शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होने वाला है? जो रास्ते में ये स्लैब जा रही है उनके कारण। चेतना, इट्स 0.9, ठीक है? तो हम वो शिफ्ट निकाल लेते हैं। तो शिफ्ट में आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला डिस्टेंस नहीं लेना, ये वाला नहीं लेना, ये वाला डिस्टेंस नहीं लेना, राइट? तो शिफ्ट विल बी, फॉर्मूला क्या होता है? d इंटू 1 - 1 बाई म्यू। तो यहाँ पे 3 बार है तो तीनों का शिफ्ट
ऐड कर देंगे, टोटल शिफ्ट विल बी S1 प्लस शिफ्ट 2 प्लस शिफ्ट 3, दैट इज D1 1 minus 1 by mu. थ्री, ठीक है। तो वी विल पुट दी वैल्यूज, D1 की वैल्यू है, अच्छा D1 मतलब यहाँ पे स्लैब की विड्थ होती है, D1 दिया हुआ है। तो कितना है ये 1.4 है, 1 minus 1.4 प्लस 1.3, 1 minus 1 by 1.3 प्लस 1.2, 1 minus 1.2, तो इन तीनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 0.4, 0.3 और 0.2, दैट विल कम आउट टू बी 0.9 सेंटीमीटर is the shift above point, ठीक है जी। तो ये कहानी है। ये डिस्टरबेंस किस वजह से आ रही है दिग्गज? पता नहीं सर, रूम में तो कोई नहीं है। माइक में प्रॉब्लम है क्या तेरे? तो यू आर सर यूजिंग ठीक है। ईयरफोन? हाँ जी सर। अच्छा, ईयरफोन कल चेंज करके देख जरा अगर और पड़े। कल तो वो JBL वाले लगा के देखते हैं। क्या कह रहे हैं? कल वो JBL वाले लगा के देखते हम्म, हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका।
हाँ जी, सर 15 है आंसर। भेजो आंसर। आंसर बोलना नहीं है, कुछ भी हो, ए बी सी डी सेंड करो। हिमांशु करेक्ट। इसको चेंज करके देख जरा, ईयरफोन को। सुरभि नहीं, सुरभि यहाँ पे ध्यान दो, उसने जो डेप्थ दे रखी है वो कौन सी है, और पूछी जो है वो कौन सी है। चेतना करेक्ट, दिवांशी करेक्ट, शुभ करेक्ट, दिग्गज करेक्ट। यहाँ पे एपरेंट देखो, दो तरह की डेप्थ होती है, एपरेंट और एक्चुअल। तो एक दे रखी है, दूसरी फाइंड करनी है। अब कौन सी दे रखी है वो करो जज। बबली नहीं, बबली नहीं 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 नहीं, बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 + 4 सीधा 10 आ गया, तो ऑब्वियसली वो नहीं पूछेगा ये। यहाँ पे जो हमें डेप्थ दे रखी हैं वो एक्चुअल नहीं है, दे आर एपरेंट डेप्थ। अभिनव करेक्ट, संजना करेक्ट, और हमें एक्चुअल पूछी है ना। हाँ नव्यूष ठीक है। देखो एक डब्बा है, उसकी दोनों तरफ से देख रहे हैं, यहाँ पे लेट्स से कहीं एक एयर बबल है इधर, तो इधर से जब देखा उसको इस तरफ से, तो एपरेंट जो डेप्थ है वो अपीयर हुई 6 सेंटीमीटर। जब इधर से देखा तो एपरेंट डेप्थ अपीयर हुई 4 सेंटीमीटर। ठीक है। नहीं सुखमन, तुमने भी उल्टा कर दिया। हमें एक्चुअल डेप्थ निकालनी है, ये एक्चुअल डेप्थ है इधर से, ये लेट्स से एक्चुअल डेप्थ है इधर D1 और इधर है D2। तो एक्चुअल डेप्थ पता नहीं है, एपरेंट डेप्थ हमें दे रखी है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। D डैश हमें पता है इट इज D अपॉन म्यू, है ना। तो D1 डैश विल बी D1 अपॉन म्यू, और D1 कितना दे रखा है, D1 डैश कितना है 6 इज इक्वल टू D1 हमें पता नहीं है, और म्यू रिलेटिव विल बी, इसका म्यू है इंसिडेंट का 1.5, और बाहर वाले का म्यू है 1, इधर है 1। ठीक है हर्षिता, तुमने भी उल्टा कर दिया, है ना। तो म्यू रिलेटिव जो है वो होता है इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड, राइट सुरभि। इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट कितना है 1.5, रिफ्रैक्टेड कितना है 1। तो मेरे पास जो D1 है वो कितना आ गया, 6 × 1.5 दैट इज 9 सेंटीमीटर। एक साइड से D1 अपने को 9 सेंटीमीटर पता लग गया, और D2 डैश इज इक्वल टू D2 अपॉन म्यू रिलेटिव,
D2 डैश हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, नहीं 3 नहीं 4 सेंटीमीटर, इक्वल टू D2 पता नहीं है, और ये है 1.5/1, तो यहाँ से आएगा इट इज 4 × 1.5, इट इज 6 सेंटीमीटर। ये आ गई एक्चुअल वाली उसकी डेप्थ। तो मतलब एक्चुअल अगर साइड फाइंड करनी है हमें, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब हमें फाइंड करनी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर एक्चुअल थिकनेस या डेप्थ ऑफ ग्लास स्लैब इज 9 + 6 15 सेंटीमीटर। चमक गया? सुखमन, हर्षिता, ठीक है हर्षिता। अबे मानव, यह सही है। आज की क्लास यहीं तक सर, भूख लग रही है। अरे क्या बना है? बहुत ज्यादा लग रही है। अरे इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ेंगे। हाँ भाई, TIR शुरू कर लेते हैं, ठीक है? कुछ कुछ करेंगे। चल 5-10 मिनट जल्दी छोड़ दो। चलो ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है TIR। अगेन इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत चांसेस होते हैं आने के, क्योंकि इसमें से मल्टीपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बन के निकलते हैं, ठीक है? तो TIR हमें नाम का ही पता है क्या है, इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट अगर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए उसको हम TIR बोलते हैं, ठीक है जी? तो नॉर्मल जो रिफ्रैक्शन हो रही होती है, कैन यू टेल मी, अगर जो नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रही होती है जो हमने स्नेल्स लॉ भी किया, जिसमें बॉडी के इंटरफेस पे, मतलब दो मीडियम्स के इंटरफेस पे लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, क्या वहां पे रिफ्रैक्शन 100% होती है? क्या वहां पे रिफ्रैक्शन जो है वो 100% होती है? मतलब कहने का कि क्या सारी की सारी लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, या कुछ पार्शली रिफ्लेक्ट भी होती है और कुछ पार्शली रिफ्रैक्ट होती है? राइट दिग्गज, राइट सुरभि, पार्शल होता है काम, ठीक है? तो कुछ पार्शली रिफ्लेक्ट होती है, पार्शली रिफ्रैक्ट, दोनों चीजें होती है। ऐसी शीशे में भी अगर रिफ्लेक्शन है, वो डिपेंड करता है सरफेस की प्रॉपर्टी पे, जितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है? तो पार्शियल होता है, लेकिन TIR में पार्शियल जैसी कोई चीज नहीं है। जब TIR हुई मतलब भाई टोटल 100% रिफ्लेक्शन है, तो इट इज वेरी एफिशिएंट, कोई भी लाइट बाहर नहीं जाती, ठीक है? और ये होता क्या है, जब लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे फॉल करेगी तो उस टाइम पे लाइट जो है वो वापस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट मार जाएगी, ठीक है? ऐसा ही होता है। हाँ, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन वो ये है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए या रेयरर से डेंसर में जानी चाहिए?
डेंसर से रेयरर में। टेंसर से रेयरर जानी चाहिए, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो लाइट ऐसे जा रही है, अगर वो क्रिटिकल एंगल पे फॉल की तो क्रिटिकल एंगल वो होता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, और इससे ज्यादा एंगल पे फॉल करेगी तो लाइट क्या कर जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी। दिस इज TIR, यहाँ पे I इज ग्रेटर देन C। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोर्ड में कंडीशन फॉर TIR बहुत बार आ चुका है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर TIR? ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है 2 या 3 नंबर में। ठीक है, और मेंस में भी इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, शायद सीधा डायरेक्ट नहीं पूछते वो, ये कंडीशन बहुत ही हलवा है, इतना नहीं पूछते, लेकिन इनडायरेक्टली ये कंसेप्ट जो है वो यूज हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। एक नंबर 1 डेंसर टू रेयरर होनी चाहिए, denser to rarer, and number 2 angle of incidence should be greater than critical angle। और critical angle का क्या नाता होता है, sin c is equal to 1 by mu denser अपॉन mu rarer, मतलब mu relative है, mu relative क्या है, mu denser अपॉन mu rarer। रेयर। ठीक है, ये mu relative है, ये हम निकाल सकते हैं, साइन एंगल क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं अगर दोनों म्यू हमें पता है। तो इसकी तुम लोगों ने एप्लीकेशंस कर रखी हैं, जैसे वो अगर कोई लाइट सोर्स अंडर वाटर में पड़ा है ना, तो कितना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस होगा, है ना, वो कैसे निकालते हैं हम, तो वो डायमंड वाला भी बिल्कुल, डायमंड चमकता है क्योंकि कितना होता है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ग्लास में, कितना होता है अप्रोक्सीमेटली ग्लास का क्रिटिकल एंगल? 42 डिग्री से। यस, इट इज 42 डिग्री के आसपास होता है, क्योंकि इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, तो उससे जो आता है दैट इज 42 डिग्री के आसपास आएगा। और अगर 42 डिग्री 43 डिग्री से ज्यादा एंगल पे फॉल करेगी ग्लास में तो TIR हो जाएगा। ठीक है ना, तो TIR जो है वो TIR करते करते बहुत ज्यादा चमकने लगता है, अंदर बाहर, अंदर लाइट हर फेस से गुजर निकल रही है, बट बाहर जो है हर फेस से नहीं निकल पाती, TIR करते करते एक ही फेस से निकलती है, जिसकी वजह से ग्लेयर बहुत ज्यादा होता है, एक एक दो फेसेस में जो है वो ज्यादा चमक दिखती है, क्योंकि उन्हीं फेसेस में से लाइट बाहर आ जाती है। ओके, दूसरा जो था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस था, अब उसमें क्या था कि अगर कोई भी जो लाइट सोर्स है यहाँ पे सरफेस के नीचे पड़ा है, तो चारों तरफ एक क्रिटिकल एंगल के बाद लाइट विजिबल नहीं होगी। ठीक है ना, तो ऐसी चारों तरफ है, इधर भी है, इधर भी है, तो इसके बाहर लाइट विजिबल नहीं होगी, तो ये इतने रीजन में लाइट जो है विजिबल होगी, तो इस सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। और इसका अगर रेडियस फाइंड करने को पूछ लिया जाए तो आप लोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तो अगर हमें हाइट दे रखी है ये, तो हम ये रेडियस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग tan। ये भी एंगल C होगा, अल्टरनेट एंगल्स है। साइन C क्या होता है, 1/μ, तो tan C क्या होगा, एंगल बना लो, इधर ट्रायंगल बना लो, साइन C 1/μ, ये साइड हो जाएगी √μ²-1। tan is perpendicular upon base। बस अब लगा दो, tan C अपने को पता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, H परपेंडिकुलर है, R परपेंडिकुलर है, H परपेंडिकुलर है।
एच परपेंडिकुलर है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, साथ नहीं वाली नहीं आ रहे हैं। अरे बाकी दुनिया जिंदा है। आर अपॉन एच, तो यहाँ से आर निकल आएगा, एच अपॉन रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1। तो एरिया हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेट बड़े प्यार से हो जाता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया था क्वेश्चन। इस पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस पे 2014 में आया हुआ। हर्षिता मानव वंशिका करेक्ट, सुरभि करेक्ट, दिग्गज करेक्ट, शुभ करेक्ट, अभिनव करेक्ट, रूबल करेक्ट, हिमांशु करेक्ट। देखो हलवा क्वेश्चन था ना, करना क्या है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, आराम से निकल जाता है बड़े प्यार से। नवयूष करेक्ट, चेतना करेक्ट, हरसिमरन करेक्ट, माधव करेक्ट, बस हमें ये आर निकालना है। एच की वैल्यू हमें दे रखी है 15 और इसके म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 4/3। ठीक है, तो साइन सी
ऊपर शायद सीधा फॉर्मूला याद नहीं रहता, वैसे डोंट अप्लाई दैट फॉर्मूला ना, कंसेप्ट यूज कर लो। साइन सी इज इक्वल टू 1/μ है, तो 1/μ मैं दोबारा लगा रहा हूँ इधर, 1/μ साइन सी, तो ये हो जाएगा μ² -1। तो tan c जो है वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/√ऑफ μ² इज 4/3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, r फाइंड करना है, h की वैल्यू अपने को दे रखी है 15। तो यहाँ से ऑप्शन बन जाएगा, r मेरे पास आ जाएगा 15 × 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है 16 - 9 7√7। ऑप्शन बन रहा है 4। क्लियर है? कोई दुख तकलीफ यहां तक? चमक गया? ठीक है, चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए गुड बाय।